वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, आज से हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो होगा टीजीटी, पीजीटी और जीएस दोनों के लिए होगा। कारण इसके पीछे जो वजह है कि दोनों के लिए होगा ये बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में दो पोर्शन होते हैं। एक आपके होते हैं जो आपके है संवैधानिक या राजनीतिक चिंतक होते हैं, ठीक है, विचारक होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं विचारक या चिंतक, ठीक है, राजनीतिक चिंतक होते हैं। और दूसरा इसका सिद्धांत पोर्शन होता है, ठीक है, सिद्धांत पोर्शन होता है। और दूसरा एक इसके अलावा जो है दूसरा पार्ट जो इसका होता है, ये पार्ट फर्स्ट अगर हम मान के चले तो पार्ट सेकंड जो होता है ये आपका होता है संविधान, है ना। पार्ट सेकंड जो होता है ये आपका होता है कंप्लीटली संविधान, जिसमें संवैधानिक विकास को लेकर के यानी संवैधानिक विकास से लेकर के संविधान की पूरी बातें की जाती है, उसके अनुच्छेदों की, और उसके बारे में डिटेल अध्ययन आपका किया जाता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये किसी और द्वारा पढ़ाया जाएगा, हमारे स्पेशलिस्ट टीम के सदस्य के द्वारा जो है आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी या बताई जाएंगी। ठीक है, और ये पोर्शन जो आपका संविधान का है ये हम खुद लेकर चलेंगे, यानी कि संविधान की चर्चा जो है हम खुद आपकी करेंगे। ठीक है, और इसको गहराई से हम लोग देखने चलेंगे। और ये पोर्शन जो होता है ये आपका टीजीटी पीजीटी के लिए तो होता है, लेकिन ये जो है ये आपका टीजीटी और जीएस दोनों के लिए होता है ना। इसलिए ये जो पोर्शन है जो आज से शुरू हो रहा है वो आपका टीजीटी पीजीटी, और साथ में जो है आपके सामान्य अध्ययन, अगर आप सिविल देख रहे हो या फिर आपका जो है कोई दूसरी परीक्षा दे रहे हो लेकिन सामान्य अध्ययन की जानकारी लेना है, तो सामान्य अध्ययन कहने के लिए होगा ये काफी गहराई से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका अध्ययन जो है काफी गहनता से करेंगे और उसको आगे लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक उद्विकास से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा जो है हमारी जो होगी वो आपकी होगी संवैधानिक विकास से संबंधित। ठीक है, संवैधानिक विकास, है ना, संवैधानिक विकास से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जहां तक संवैधानिक विकास का प्रश्न है तो ऐसे तो रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी और आगे जाए तो 1600 ईस्वी से आपका माना जाता है, जब से कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए बनकर तैयार हुई, आने के लिए आई। ठीक है, वहां से, लेकिन हम यहाँ पर जो है संवैधानिक विकास की जो चर्चा करेंगे वो आपकी रेगुलेटिंग एक्ट से करेंगे। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से जो है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, जो कि आपकी 1773 होती है ना। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डाल देते हैं कि आखिरकार ये रेगुलेटिंग एक्ट वो आई क्यों, इसके आने के पीछे वजह क्या रही, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आपका लाया गया। ठीक है, तो इसके पीछे जो वजह रही आने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि 12 अगस्त 1765 में, ठीक है, 12 अगस्त 1765 की घटना आप याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, यहाँ पर मुगल सम्राट, ये आपका था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था, है ना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय आपका 1765 में था। 12 अगस्त 1765 की बात हम लोग कर रहे हैं। इसने क्लाइव को एक फरमान जारी किया था, ठीक है, शाही फरमान। इसके द्वारा जो है क्लाइव उस समय था, ठीक है, क्लाइव था अंग्रेज, इसको जो है एक शाही फरमान जारी करता है ना, शाही फरमान जारी करता है, जिसके जरिए
शाही फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। इस शाही फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को। फिर से समझिएगा, 1765, 12 अगस्त 1765 की घटना है। उस समय जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, जिससे रॉबर्ट क्लाइव को एक शाही फरमान प्राप्त होता है और उस शाही फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक प्राप्त हुआ। इसके बदले में जो है मुगल सम्राट को, ठीक है, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए, ठीक है, 26 लाख रुपए वार्षिक जो है आपका मिलता, ठीक है, वार्षिक प्राप्त हुआ। लेकिन स्थितियां यहां से बदल जाती हैं। अब जो है जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी क्लाइव के हाथ में आ जाती है, तो यह यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था को ला देता है। दोहरी शासन व्यवस्था कैसे हो जाती है भाई? यहाँ पर जो है दीवानी तो आ गई अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है, दीवानी जो है वो आपकी आ गई क्लाइव के हाथ में। नवाबी यानी कि निजामत जो है वो रह गई निजाम के हाथ में, ठीक है। दोहरी शासन प्रणाली फिर से समझिएगा, यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं। दोहरी शासन प्रणाली जो है आपकी यहाँ पर कैसे होती है इसको आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, दोहरी शासन प्रणाली में जो है आपका जो दीवानी है, ठीक है, दीवानी, ठीक है, ये आपकी आ गई क्लाइव के हाथ में यानी अंग्रेज के हाथ में, है ना। दीवानी जो है क्लाइव के हाथ में आ गई। कहने का मतलब ये है दीवानी कानून हुआ, दीवानी कानून यानी कि दीवानी कानून हो गया आपका, ठीक है। कानून के अलावा जो क्या हुआ, भूमि कर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, भूमि कर और जो है आपका आयकर या सीमा शुल्क भी आप कह दीजिए, यहाँ पर जो है सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क, इसको ध्यान समझिएगा। ये वजहें जो है बनेंगी आपके रेगुलेटिंग एक्ट आने की, ठीक है। सीमा शुल्क ये सब चीजें जो हैं आ गई क्लाइव के हाथ में यानी अंग्रेज के हाथ में आपकी आ गई, ठीक है। और नवाब के पास सिर्फ और सिर्फ निजामत रह गई, यानी इधर जो है नवाब है और नवाब के पास सिर्फ और सिर्फ जो है निजामत रह गई, ठीक है, निजामत रह गई। सैनिक शक्ति इसके पास नहीं थी, यानी नवाब के पास कोई सैनिक शक्ति नहीं रही, ठीक है, आर्थिक शक्ति नहीं रही। नाम मात्र का यह नवाब बनकर रह गया। सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्तियां दोनों इससे छिन गई, ये मात्र एक नवाब बन करके रह गया। फिर से समझिएगा इसको, क्या हुआ था? 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से क्लाइव जो है एक शाही फरमान प्राप्त कर लेता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो क्लाइव को मिल जाती है, यानी कि अंग्रेज को मिल जाती है। बात क्लियर है? बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से क्लाइव ने यहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली स्थापित कर दी। इस दोहरी शासन प्रणाली में क्या था? दीवानी चली गई अंग्रेज के हाथ में यानी कंपनी के हाथ में, यानी उस समय जो था आपका रॉबर्ट क्लाइव था उसके हाथ में चली गई दीवानी कार्यभार, और जिसके अंतर्गत जो आपका दीवानी कानूनी व्यवस्था उसके हाथ में चली गई, भूमि कर उसके हाथ में चला गया, सीमा शुल्क उसके हाथ में चला गया, ठीक है। और इसके लिए उसने उप दीवान नियुक्त कर दिया, अपने भी कार्य नहीं किया, उस सब इन सब दीवानी कार्यों के लिए उप दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ नवाब के पास जो है सिर्फ और सिर्फ निजामत रह गई, आर्थिक एवं सैनिक शक्तियां उसकी छिन गई, ठीक है। कहने का मतलब ये नाम मात्र का नवाब था और संपूर्ण शक्ति जो है राजनीतिक प्रशासनिक शक्ति से लेकर आर्थिक ये सब शक्तियां जो हैं अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली, ठीक है। अच्छा, कंपनी, अब यहाँ पर बात ये आई, इसके लिए इन्होंने अंग्रेजों ने
दीवान उप दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है, उप दीवान नियुक्त कर दिया और इनको आदेश दे दिया गया, उप दीवान को आदेश कहे या छूट दे दी गई कि ये अधिक से अधिक भूमि कर वसूले, अधिक से अधिक भूमि कर वसूले और अंग्रेज जो है यहाँ पर वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको इस समय व्यापार की भी छूट थी, तो वो अंग्रेजों की अंग्रेज व्यापारियों को भी छूट दे दी गई। भारतीय व्यापारियों को लाभ कम दिया गया और अंग्रेज व्यापारियों को लाभ अधिक दे दिया गया, ठीक है। जिससे हुआ क्या, अधिक से अधिक भूमि कर वसूला गया, भारतीयों से भूमि कर जो है अधिक से अधिक आपका वसूला गया, ठीक है। परिणामतः जो है स्थिति ये आई कि भारतीय जो है गरीब होते चले गए, ठीक है। भारतीय व्यापारियों को भी कम लाभ दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अंग्रेज व्यापारियों को काफी छूट दे दी गई थी और भारतीय व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, ठीक है। तो इस समस्त अगर हम देखें जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है जहाँ पर अंग्रेजों की दीवानी प्राप्त हुई थी, इस समस्त क्षेत्र की वार्षिक अगर आय का आकलन करें, समस्त प्रदेश की आय का आकलन करें तो ये आपकी होती है 40 लाख पाउंड, ठीक है। 40 लाख पाउंड जो है यहाँ की आय होती है, यह आकलित की गई जो एक बहुत बड़ी आय थी, ठीक है, एक बहुत बड़ी आय थी। लेकिन इसी समय जो है एक घटना और घटित होती है, ब्रिटिश संसद में यह विचार पेश किया गया कि जब ये स्थिति है तो क्यों ना अंग्रेजी सरकार अपना प्रभुत्व भारतीय शासन में जमा ले। कहने का मतलब ये, भारतीय शासन जो है वह अंग्रेजी सरकार अपने हाथ में ले ले, इस तरह का ब्रिटिश संसद में विचार आया। लेकिन फिर बाद में ये तय कर दिया गया कि कंपनी को 4 लाख पाउंड वार्षिक, कंपनी को 4 लाख पाउंड, ठीक है, 4 लाख पाउंड वार्षिक देने के बदले कंपनी को कंपनी यानी कि कंपनी जो है अंग्रेज को, कंपनी 4 लाख पाउंड वार्षिक अंग्रेजी सरकार को दे दे, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, ये निर्णय लिया गया संसद द्वारा कि कंपनी 4 लाख पाउंड वार्षिक जो है अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को दे दे और उसे यानी कि अंग्रेजी सरकार को भी भारतीय लूट का एक हिस्सा बना ले। बात क्लियर है? लेकिन दिक्कत क्या हुई इसको आगे थोड़ा सा समझिएगा। अभी तक जो कंपनी के भागीदार थे, आपको पता है कंपनी अकेले नहीं थी, बहुत से भागीदार थे, उसमें बहुत से अधिकारी गण थे, भागीदार थे, बहुत लोग थे। तो जो भागीदारों का लाभांश है वो अभी तक 6.25 हुआ करता था, ठीक है, 6.25% जो है लाभांश होता था, इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, यानी 2 गुना जो है भारतीय जो वहाँ के जो आपके भागीदार थे, कंपनी के भागीदार, उनका लाभांश भी बढ़ाकर डबल कर दिया गया, ठीक है। परंतु जो लाभ कंपनी द्वारा समझा जा रहा था कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हुआ, ऐसा लाभ नहीं हुआ। कारण इसके पीछे क्या था, इसको समझेंगे। एक तरफ तो भूमि कर जबरदस्त वसूली गई, ये अलग बात है। किसान और यहाँ के जो यहाँ के लोग थे उनका शोषण जबरदस्त तरीके से हुआ, ये अलग शोषण तो था ही। कंपनी का घाटा कैसे हुआ इसको समझते हैं। इस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी थे, उन्हें यानी कि जो कंपनी के सेवक थे उन्हें निजी व्यापार करने की भी पूरी छूट दी गई थी। इसी निजी व्यापार का ये लोग लाभ उठाए और इससे यहाँ के व्यापारियों का काफी घाटा हुआ, ठीक है। यहाँ के व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाए गए, यहाँ के व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि अंग्रेज व्यापारियों को काफी सहूलियत दे दी गई, जिससे यहाँ पर व्यापारिक लूट इनके द्वारा यानी अंग्रेज सेवकों द्वारा, एक कंपनी सेवकों द्वारा की गई।
और ये लोग यानी कि जो अंग्रेज जो ये कंपनी अधिकारी होते थे, कंपनी सेवक, यहाँ से लूट कर करोड़ों संपत्ति इंग्लैंड ले जाया करते थे। इसी का अनुचित लाभ लिए और इसमें कंपनी को ध्यान में न रख करके अपने व्यापार, अपने निजी व्यापार को ही ये ध्यान में रखे, जिसके कारण जो लाभ कंपनी को मिलना चाहिए था वो कंपनी को ना मिल करके वह लाभ सीधे इन सेवकों को मिला और यहाँ कंपनी का काफी घाटा होता गया। ठीक है, काफी घाटा होता गया। ये परंपरा जो है, दोहरी प्रणाली की परंपरा जो है, दोहरी शासन प्रणाली की परंपरा 1765 से लेकर 72 तक चलती रही। 1765 से लेकर 1772 तक चलती रही। ठीक है, किनका किनका शासन काल इसमें देखा गया, इसको हम लोग समझते हैं। इस बीच में किसका किसका शासन आया, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो बता दें, इस समय जो है आपका 1765 से 67 तक, 1765 से लेकर 67 तक जो है क्लाइव था। ठीक है, क्लाइव 1765 से लेकर 1767 तक क्लाइव का शासन था। 1767 से यानी कि 1767 से 1769 तक वेरलस्ट था, वेरलस्ट। ठीक है, वेरलस्ट था। ठीक है, वेरलस्ट है ना। इसके बाद 1769 से लेकर 1772 तक, 1769 से लेकर 1772 तक जो है, 1772 तक कार्टियर था, कार्टियर। ठीक है, कार्टियर। तो कहने का मतलब ये दोहरी शासन प्रणाली क्लाइव, वेरलेस्ट और कार्टियर के समय चलती रही, जिसमें जो मुखौटा होता था वो भारतीय नवाब का था। मुखौटा जो हुआ करता था वो भारतीय नवाब का था और निदेशन, संचालन शक्ति वो आपके अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में वो सब चीजें थी। बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यानी रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने की वजह क्या रही, इसको हम लोग जान लेते हैं। दोहरी शासन प्रणाली तो आ गई। ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये जब उप दीवानी का समय आया, अंग्रेजों ने दीवानी व्यवस्था ले ली, ये सब क्रियाएं हो रही थी। इस समय अंग्रेज द्वारा यानी कंपनी अधिकारियों द्वारा जो है यहाँ की जनता पर अनंत अनंत अत्याचार की स्थिति बनी रही। यानी कंपनी द्वारा अधिकारियों को भारतीय जनता पर अनंत अत्याचार करने की छूट मिल गई। 1770 में आपका भीषण अकाल पड़ता है। ठीक है, 1770 में भीषण अकाल पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आंका जाता है कि भारतीय इतिहास में अगर कोई लिखित अकाल है तो इससे भीषण नहीं है, यानी इससे ज्यादा भयानक कोई और लिखित अकाल नहीं है भारतीय इतिहास में। इस तरह का अकाल पड़ा, लेकिन जो अधिकारी थे इनका लेस मात्र पर भी इन जनता पर यानी भारतीय जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई दया नाम की चीज नहीं आई। कर उसी तरह से लेते रहे, भूमि कर उसी तरह से वसूलते रहे, सीमा शुल्क उसी तरह से वसूलते रहे और सभी जो है जितने भी कृत्य यानी कि जो शोषण की व्यवस्थाएं हैं वैसे ही जारी रखे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इसी समय एक अंग्रेज लेखक का नाम आता है जिसका नाम है लेकी। ठीक है, अंग्रेज लेखक लेकी जो है, इसका कथन क्या होता है समझेंगे। लेकी कहता है कि भारतीयों ने ऐसे कठोर और तीक्ष्ण, क्या समझिएगा, भारतीयों ने ऐसे कठोर और तीक्ष्ण निर्दयता संभवतः पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। ये किसके द्वारा कहा गया?
तो ये जो है आपका लेखी के द्वारा कहा गया, जो कि आपका जो है अंग्रेज लेखक था। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग का आगमन होता है। वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग का आगमन होता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का 1772 में आगमन होता है। इसके आगमन के पहले तक आपकी दोहरी प्रणाली यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था जो है चलती रही और भारतीयों का शोषण अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा किया जाता रहा। अंग्रेज व्यापारी यहाँ से लूट कर सोने से थैले भर भर कर इंग्लैंड वापस जाते रहे, लेकिन कंपनी की हालत बिगड़ती रही। क्यों? कंपनी पर ध्यान नहीं देते थे, निजी व्यापार पर ये अपना विशेष फोकस करते थे, जिससे कंपनी की हालत जो है वो बिगड़ती गई, दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती गई। कंपनी ने जो इसके पहले तय किया गया था, अभी हमने बताया, इसके पहले तय क्या हुआ था, 4 लाख पाउंड, ठीक है, 4 लाख पाउंड वार्षिक के बदले का 4 लाख पाउंड जो है अंग्रेजी सरकार को कंपनी द्वारा दिया जाना तय किया गया था। ठीक है, लेकिन कंपनी इस 4 लाख पाउंड को भी नहीं दे पाई, 4 लाख पाउंड को भी नहीं दे पाई, इसकी छूट मांगी गई। ठीक है, और सरकार से, अंग्रेजी सरकार से इसकी छूट मांगी गई और यहाँ पर जो है आपका कंपनी की हालत जो है बिगड़ती गई। ठीक है, कंपनी का ऋण जो है वो लगातार बढ़ता गया। आगे क्या होता है, अपने वास्तविक लूट तो इस कदर थी कि अंग्रेज कंपनी खुद अपने वास्तविक लेखे को छुपा दिए, छुपा करके 1772 में भी जो कंपनी के भागीदार थे उनके लाभांश को 12.5% ही रखे, जबकि इस समय कंपनी काफी घाटे में जा चुकी थी, फिर भी लाभांश को कम इसमें नहीं किया गया। अंततः कंपनी पर 60 लाख पाउंड का कर्ज हो गया, 60 लाख पाउंड का कर्ज हो गया। यानी जो अंग्रेज जो कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी सेवक थे, वो करोड़पति हो गए और जो कंपनी है वो 60 लाख पाउंड के कर्ज में चली गई। हालत इस कदर जो है कंपनी की बिगड़ गई। निराश होकर कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण मांगा जाता है। निराश होकर कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण मांगा जाता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण मांगा जाता है, कितने का, तो 10 लाख पाउंड का। ठीक है, 10 लाख पाउंड का जो है ऋण जो है आपका मांगा जाता है। ठीक है, 10 लाख पाउंड का ऋण जो है मांगा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड से। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड नॉर्थ उस समय था। लॉर्ड नॉर्थ ने ऋण का प्रार्थना पत्र स्वीकृति के लिए ब्रिटिश संसद में भेज देता। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो है जो ये प्रार्थना पत्र था ऋण का, उसे ब्रिटिश संसद में भेज दिया गया कि वह जो है ऋण स्वीकृत कर लिया जाए। प्रार्थना पत्र की जांच होती है और जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है, एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इस प्रार्थना पत्र की जांच के लिए प्रवर समिति कौन थी? तो ये प्रवर समिति थी जनरल वरगायन। ठीक है, याद रखिएगा, जनरल वरगायन, है ना, जनरल वरगायन जो है इस प्रवर समिति का अध्यक्ष था, जो कि जांच के लिए गठित की गई थी प्रार्थना पत्र की कि ऋण का क्या किया जाए।
ऋण दे दिया जाए या उसके बारे में जो भी स्थिति है उसका आकलन करने के लिए जो है ये प्रवर समिति गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? जनरल बरगॉयन की अध्यक्षता में। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, बरगॉयन द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके द्वारा जो है कंपनी की पोल खुल गई। क्या था उसने कहा रिपोर्ट में? उसका कथन था, बरगॉयन का कथन था कि महान अत्याचार और क्रूरता जो किसी असैनिक सरकार के नाम को धब्बा लगा सकती है, उसे सुधारने की आवश्यकता है और किसी कारण प्रभुसत्ता और व्यापार अलग नहीं किया गया तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही इतने नीचे गिर जाएंगे और डूब जाएंगे कि उनका पुनरुत्थान नहीं हो सकता। कहने का मतलब इसका सीधा सा तात्पर्य यहाँ निकल के आया कि यहाँ पर जो है क्रूरता और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। यहाँ पर अगर जो है प्रभुसत्ता और व्यापार अलग नहीं किया गया तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही जो है काफी नीचे गिर जाएंगे। ये स्थिति जो है इसके जो है रिपोर्ट में आई, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है एक गुप्त समिति इसकी रिपोर्ट पर गठित करती है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है एक गुप्त समिति गठित की जाती है, ठीक है। गुप्त समिति गठित की जाती है, उसके द्वारा क्या बात सामने आती है इसको जाने, ठीक है। गुप्त समिति जो है ये जांच करती है, जो गठित गुप्त समिति थी वो ये जांच की कि आखिरकार अंग्रेज जो वहां से आ रहे हैं, यानी कंपनी के जो सेवक हैं जो आ रहे हैं, वो इतने अमीर, इतने मालामाल हो जा रहे हैं और कंपनी कंगाल हो गई है। ऐसा क्यों है? इसकी जांच ये आपके गुप्त समिति करती है, ठीक है। ये गुप्त समिति एक वर्ष बाद यानी अगले वर्ष जो है वसंत के समय, ठीक है, वसंत के काल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती, वसंत के समय जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में के आधार पर, गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर दो अधिनियम पारित किए जाते हैं। पहले अधिनियम द्वारा 4% ब्याज पर, 4% ब्याज पर जो है 14 लाख पाउंड, 4% ब्याज पर 14 लाख पाउंड का ऋण स्वीकार कर लिया जाता है कुछ शर्तों के आधार पर। 4% ब्याज पर 14 लाख पाउंड राशि का ऋण जो है कंपनी का स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तों के आधार। दूसरे अधिनियम द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। दूसरे अधिनियम द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है, दूसरे अधिनियम द्वारा, ठीक है। ये जो है दो अधिनियम इस समय पारित किए गए। हालांकि इस अधिनियम के विरोध में कंपनी तथा उसके मित्रों द्वारा काफी विरोध किया गया, ठीक है। कंपनी तथा उसके मित्रों द्वारा काफी विरोध किया गया, ठीक है, काफी विरोध किया गया। लेकिन ये अधिनियम आपका आया और रेगुलेटिंग आपका पास हुआ, रेगुलेटिंग सामने आ जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है और रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 में आ जाता है। किसके द्वारा? तो भाई वही गुप्त समिति जो गठित की गई थी जांच के लिए, उसी के द्वारा जो है आपकी उसी की सिफारिश पर लाया जाता है। और उस समय अभी हमने चर्चा किया ही कि प्रधानमंत्री जो था वो आपका लॉर्ड नॉर्थ था, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। पूरी हिस्ट्री हमने बता दिया। तो अब इसको लाने का उद्देश्य क्या होगा
कि जब कंपनी जो है कंगाली की स्थिति में चली गई है, तो उस कंगाली से निपटने के लिए पहला काम ये होना चाहिए कि कंपनी पर क्यों ना हमें नियंत्रण कर लिया जाना चाहिए। यानी मुख्य उद्देश्य जो इसका होता है वो कंपनी पर नियंत्रण करना, ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण करना। अब ये नियंत्रण कैसे करेगी? जो भी जांच द्वारा बुराइयां मिली थी, जो भी खामियां मिली थी, उसी को यहाँ से दूर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है दो बातें सामने आई, एक निदेशक मंडल बनाया गया, ठीक है, एक निदेशक मंडल बनाया गया और दूसरा जो है आपका स्वत्वधारी मंडल था, स्वत्वधारी, ठीक है, स्वत्वधारी मंडल था, ठीक है। एक निदेशक मंडल था, दूसरा स्वत्वधारी मंडल था। अब बात इसमें आती है निदेशक मंडल की। इसकी जो कार्यविधि थी वह 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी। हालांकि निदेशक मंडल पहले से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 टुकड़े हो गए थे, ठीक है, 4 वर्ष कर दी गई। इसके सदस्यों की संख्या कुल जो है, इसमें जो सदस्य थे ये कुल आपके थे 24, यानी कि निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 थी और 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। यानी 1/4 सदस्य जो है ये आपका प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश इसमें से ग्रहण करते थे, ठीक है। अच्छा, और क्या किया गया? यहाँ पर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रशासक अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रशासक अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल अर्थात बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब फोर्ट विलियम आपका कोलकाता, ठीक है, फोर्ट विलियम मतलब कोलकाता। तो वहां का जो आपका प्रशासक था, अंग्रेजी क्षेत्र का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसे तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको पता होगा कि इस तरह से पहला गवर्नर जनरल जो आपका था वो वारेन हेस्टिंग ही था, क्योंकि 1773 की ये घटना है और 1772 में वारेन हेस्टिंग यहाँ पर आया था, ठीक है। सैनिक तथा सिविल शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई, ठीक है। नियंत्रण के तरीके के रूप में आप समझिएगा कि कैसे नियंत्रण हो रहा है, किस तरह से ये कमियां दूर की जा रही हैं। पहला काम किया गया, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल था वो तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है। ये आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल की आप अगर यहाँ बात करें तो वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पर था, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, है ना। अब जो है सैनिक और सिविल शक्ति ये दे दी गई गवर्नर जनरल के हाथ में, यानी गवर्नर जनरल के हाथ में जो है आ गई कौन सी शक्ति? सैनिक एवं सिविल शक्ति, ठीक है। सैनिक एवं सिविल शक्ति जो है ये आपकी आ गई कहाँ पे? तो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, ठीक है। गवर्नर जनरल अपनी 4 सदस्यीय जो है परिषद के माध्यम से कार्य करता था। इसके अंडर में 4 सदस्यीय परिषद थी, ठीक है। 4 सदस्यीय परिषद के माध्यम से जो है ये अपना कार्य करता था। इन 4 सदस्यों में कौन कौन लोग थे इसको जान लेना जरूरी है। पहला जो था वो आपका वारेन हेस्टिंग, तो खुद गवर्नर जनरल था, ये इसको छोड़कर 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, कौन से थे? तो आपका था फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, फिलिप फ्रांसिस ये आपका एक सदस्य था। दूसरा सदस्य जो होता था वो आपका है क्लेवरिंग, ठीक है, दूसरा सदस्य जो है क्लेवरिंग, है ना।
दूसरा सदस्य जो था वो आपका क्लेवरिंग था। तीसरा वारवेल, तीसरा जो है वारवेल था, ठीक है, तीसरा वारवेल था। चौथा सदस्य जो था वो था मानसन, ठीक है, याद रखिएगा मानसन, प्री परीक्षा में ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। गवर्नर जनरल सदस्य, गवर्नर जनरल के 4 सदस्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन से थे, फिर से समझिएगा इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियंत्रण कैसे किया गया। थोड़ी सी जो बातें हैं उसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि सबके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक्ट कभी किसी से याद नहीं होता है, और हम प्रयास करेंगे कि आपको यहीं पर याद करा दें, ठीक है। क्या किया गया 1773 में? गवर्नर जनरल, तीनों प्रेसिडेंसी का जो है गवर्नर जनरल एक हो जाता है। कौन प्रेसिडेंसी होती है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता वाली प्रेसिडेंसी जो है, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो आपका प्रशासक है या अंग्रेजी क्षेत्र का जो गवर्नर जनरल था, अब तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहला गवर्नर जनरल आपको पता ही है इस समय जो था आपका वारेन हेस्टिंग था। अब वारेन हेस्टिंग के हाथ में शक्ति कौन सी दे दी गई? सैनिक और सिविल शक्ति। सैनिक और सिविल शक्ति जो है किसके हाथ में आ गई? तो ये आ गई गवर्नर जनरल के हाथ में। ये जो है अपनी 4 सदस्यीय टीम यानी 4 सदस्यीय परिषद के माध्यम से कार्य करता था। खुद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 4 अन्य सदस्यों में कौन थे? तो आपका है फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, क्लेवरिंग, वारबेर और मानसन। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, वारबेल और मानसन, ये जो है 4 सदस्य इसके थे। गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य आपके थे, ठीक है। दूसरा नियंत्रण क्या किया गया इसको समझते हैं। दूसरा नियंत्रण ये हुआ कि एक कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात जो है कोलकाता में की गई है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है आपकी की जाती है कोलकाता में, या उस समय जो है कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता जो कि उस समय था यहाँ पे आपकी की जाती है। बात क्लियर? इस समय जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजाह इम्फे थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपके थे एलिजाह इम्फे, ठीक है, एलिजाह इम्फे। पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपके थे एलिजाह इम्फे। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, एलिजाह इम्फे थे, ठीक है। और जानते हैं क्या है? अन्य न्यायाधीशों में चेम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइट थे, ठीक है। अन्य न्यायाधीश जो थे, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, चेम्बर्स, लेमेस्टर, लेमेस्टर और हाइड, ठीक है, चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड थे। इस तरह से एल्जाइन पे मुख्य न्यायाधीश, चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीशों में आपके थे। यह एक अभिलेख न्यायालय होता था। अभिलेख न्यायालय का सीधा सा मतलब निचली अदालत जो है इसके निर्णयों का अनुपालन करे, और यह जो निर्णय होंगे एक साक्ष्य के रूप में भविष्य के लिए रखे जाएंगे किसी ऐसे केस में पुष्टि के लिए, अगर जो निर्णय ये दिया है, ठीक है। तो यह एक अभिलेख न्यायालय होता था, लेकिन इसकी अपीली जो है वो प्रिवी काउंसिल में होती थी, ठीक है। इसकी जो है अपीली, अपीली जो है ये आपकी प्रिवी काउंसिल में होती थी, ठीक है। प्रिवी काउंसिल में जो है इसकी अपीली होती थी। ये आपकी प्रिवी काउंसिल जो थी वह इंग्लैंड में थी, ठीक है। प्रिवी काउंसिलिंग जो थी वो आपकी इंग्लैंड में थी, अपीली वहां होती थी। दूसरा सुधार क्या किया गया?
जैसा कि आपको पता है अंग्रेज जो है यानी कंपनी के सेवक जो होते थे उन्हें व्यापार की छूट मिली थी और उसी छूट का नतीजा जो रहा लूट का राज्य। ठीक है, व्यापारिक लूट, किसानों से लूट, भूमि का लूट, सब कुछ लूट चली क्योंकि यहाँ पर लूट की छूट थी। ठीक है, तो क्या किए इस एक्ट द्वारा जो है कंपनी कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी भाई अगर आपको व्यापार करना है तो लाइसेंस होना आवश्यक है, बिना लाइसेंस व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ ये लोग जो है यहाँ के नवाब, यहाँ के रियासतों से जो है उपहार लिया करते थे और इससे भी दिक्कत कंपनी को थी, इसलिए उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें किया गया इसमें और ये है आज का हमारा टॉपिक जो हमने चर्चा की। ठीक है, हाँ कल फिर हम लोग जो है 9 बजे रात्रि में जो है इसके अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सूचना दे दें कि अगर आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें, ठीक है टीजीटी पीजीटी की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें या पीसीएस पीसीएस की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यारो एआरओ की बात करें, ठीक है, या फिर आप यूपीएसआई की बात करें, इन सब का क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे ऐप ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज क्लासेज ठीक है को आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें, वहां से इंस्टॉल कर लें और जिस भी कोर्स में आपकी तैयारी चल रही हो उस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और इसका लाभ लें, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें दी जाएंगी वो सीक्वेंस में होगी। यहाँ पर पहली बात तो रेगुलर नहीं, सीक्वेंस में आपकी नहीं रहेगी, कुछ दिन तक क्लास चलेगी, इसके बाद ये क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी सीधे ऐप पर, वहां पर आपको दी जाएगी, तो आप ऐप इंस्टॉल करें और इसका लाभ लें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में इसी समय संविधान को लेकर के आपके रात्रि के 9